Good morning, everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 322 है टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। चलिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 322 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट, कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं बेंजीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपरोक्त सभी। वर्ष 2017 के बाद से यूपीपीएससी ने सिगरेट और सिगरेट लाइटर पर 2 बार प्रश्न किया है। ठीक है, सिगरेट लाइटर में होती है ब्यूटेन, और सिगरेट के धुएं में कौन कौन से प्रदूषक हैं? बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सारे के सारे हैं। डी है इसका आंसर। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन आदि। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। नॉकनी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लोराइड तत्व का अत्यधिक सांद्रण फ्लुओरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। देखिए, ये इधर नॉकनीज है और ये नॉर्मल है। नॉकनीज में क्या होता है कि हड्डियां जो है घुटने की तरफ झुकी होती हैं, और यदि किसी को नॉकनीज है तो आर्मी भर्ती और पुलिस में नहीं जा सकता वो, क्योंकि दौड़ने में दिक्कत होती है, घुटने आपस में मिलते हैं, तो फिजिकल में बाहर कर देते हैं नॉकनीज को। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, नॉक नी संलक्षण या नॉक नी सिंड्रोम घुटनों से जुड़ी एक समस्या है जिसमें घुटने अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और पैर सीधे होने पर एक दूसरे को छूते हैं। यह समस्या मुख्य रूप से फ्लोराइड प्रदूषण की वजह से होती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से भी नॉक नी हो सकती है। यद्यपि फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण यानी एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन फ्लुओरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वायु का रंग बताता है। यह ध्वनि एवं ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को निर्धारित करता है। यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है, मुख्यतः वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है, मुख्यतः वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, पहला तो गलत है, सी वाला भी गलत है, बी भी नहीं है, डी है इसका आंसर। ठीक है, वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक संख्यात्मक पैमाना है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट स्थान में वायु की गुणवत्ता को बताने के लिए किया जाता है। जबकि AQI में कणिकीय पदार्थ PM2.5 तथा PM10, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और भूमि तल ओजोन, मतलब जो निचले स्तर की ओजोन है ना, वो खतरनाक है। और जो ऊपर वाली ओजोन है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, कल के टेस्ट में था। सहित कई वायु प्रदूषक सम्मिलित हैं इसमें। इनका विशिष्ट पूर्वानुमान ओजोन स्तर AQI रिपोर्टिंग की एक सामान्य विशेषता है। और ओजोन AQI का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भूमि तल ओजोन का ऊंचा स्तर जो है वो श्वसन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान चाल, एक समान वेग, एक समान त्वरित गति। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है इसका आंसर। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है तो इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। और स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से एक समान वृत्तीय गति के या का उदाहरण है? चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, और वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके से उत्तर का चुनाव कीजिए। एक समान वृत्तीय गति के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें? पहला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तीनों के तीनों डी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडीज चैनल को। देखिए, उपरोक्त सभी एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मैमल्स नहीं है, मतलब स्तनधारी नहीं है? सील मैमल है, व्हेल मैमल है, डॉल्फिन मैमल है। मैमल यानी जिनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं और बच्चे देते हैं वो। कुछ ऐसे भी मैमल हैं जो अंडे देते हैं लेकिन वो स्तनधारी हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेटिपस हो गया, एकेडिना हो गया, वो पूछा जाता है एग्जाम में। मगरमच्छ रेप्टाइल है यहाँ पर, सरीसृप। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन पक्षी वर्ग में आता है, कौन उभयचर है। उभयचर मतलब जल और थल दोनों पर रहने वाला। कौन रेप्टाइल है, सरीसृप है, कौन मैमल है। तो सील, व्हेल, डॉल्फिन ये स्तनधारी हैं यानी मैमल हैं, जबकि मगरमच्छ है रेप्टाइल, सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, मतलब रेप्टाइल नहीं है? कछुआ रेप्टाइल है, उड़न छिपकली रेप्टाइल है, किंग कोबरा रेप्टाइल है, ऑस्ट्रिच पक्षी है। ना उड़ने वाला सबसे बड़ा जीवित पक्षी है ऑस्ट्रिच। इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग बोलते हैं हिंदी में या सामान्य भाषा में। देखिए, कछुआ हो गया, उड़न छिपकली, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा यानी सांप है वो, तथा केमेलियन ये सरीसृप हैं, जबकि ऑस्ट्रिच, सफ़ेद स्टॉर्क, नर गुच्छेदार बत्तख पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ऑस्ट्रिच था, सफ़ेद स्टॉर्क का भी याद रखिएगा, स्टॉर्क को, और नर गुच्छेदार बत्तख को भी, ये पक्षी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फीबियन नहीं है, मतलब उभयचर नहीं है? यानी जल और स्थल दोनों पर रहने वाले को उभयचर बोलते हैं। मेढक उभयचर है, पानी में भी रहती है, ठीक है, स्थल में भी रहती है। टोड भी है, सैलेमेंडर भी है। समुद्री घोड़ा नहीं है। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में आता है। तो मेढक, टोड, सैलेमेंडर, हाइला, हाइला यानी वृक्ष मेढक, ये सारे उभयचर एम्फीबियन है, जबकि समुद्री घोड़ा या अश्वमीन मत्स्य वर्ग का जंतु है। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा है? वर्टिब्रेटा या कशेरुकी मत्स्य वर्ग है, इसमें उभयचर है, सरीसृप भी है। सारे के सारे वर्टिब्रेट हैं, 3 डी है इसका आंसर। देखिए, जिन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतःकंकाल होता है उन्हें वर्टिब्रेटा या कशेरुकी प्राणी कहते हैं। इनके शरीर में जो पेशियां होती हैं वो कंकाल से जुड़ी होती हैं और जो इन्हें चलने में मदद करती हैं, ये पेशियां। मत्स्य, मछली वर्ग, उभयचर और सरीसृप तीनों वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा हैं। 10वां प्रश्न है, पक्षी और स्तनधारी जंतुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये दोनों समतापी जीव हैं। इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। सारे सही हैं। देखिए, मनुष्य स्तनधारी है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें, सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, वार्म ब्लडेड है। पक्षी भी क्या है? बिल्कुल, पक्षी में भी ये सारी की सारी चीज़ें, डी है इसका आंसर। तो पक्षी वर्ग यानी एवीज, स्तनधारी यानी मैमल, दोनों वर्टिब्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और पक्षी समतापी हैं। ऊपर भी जो तीनों थे वो भी वर्टिब्रेट थे। और पक्षियों का हृदय 4 चैम्बर्ड है। 2 जोड़ी पैर होते हैं इनके। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है इनका, पंखों से यानी श्वसन फेफड़ों से होता है। और इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। स्तनधारी भी समतापी प्राणी है, 4 कक्षीय हृदय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा पर इनकी बाल होते हैं, स्वेद और तेल ग्रंथियां होती हैं। शिशुओं को जन्म देते हैं। कुछ जंतु स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं। जो इसके अपवाद हैं वो हैं एकेडिना
और प्लेटिपस, डक विल्ड प्लेटिपस जैसे जंतु इसके अपवाद हैं, क्योंकि वो स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है अलग से। एकेडेना का नाम और प्लेटिपस का नाम याद रखिएगा। स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, अंसर्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल बोस। ये नहीं है। तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अंसर्ट हैकल और रॉबर्ट विटेकर और कार्ल बोस ने सारे जीवों को जगत यानी किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। 12 प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में विशेषता, सूची 2 में फाइलम। एनिलिडा वास्तविक देहगुहा होती है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और मोलस्का खुला संवहनीय तंत्र, ये सभी। ये फाइलम, हिंदी में बोलते हैं इसको संघ। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, 11th-12th में जूलॉजी बॉटनी होगी तो और अच्छे से पढ़ा होगा। ये सारे के सारे सही सम्मिलित हैं। एनेडेला में वास्तविक देहगुहा होती है। और आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का में खुला संवहनीय तंत्र होता है। तो सारे सम्मिलित हैं, अलग से एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं इसमें। 13 प्रश्न है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इस भाग की सबसे सही व्याख्या है? यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो। ये हो गई इक्वेटर लाइन। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। एक रेखा यहाँ पर है, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। एक रेखा यहाँ पर है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है। अब ये इसका जो बीच वाला वो है भाग, इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है। नहीं, चक्रवात वर्षा बहुत आती है यहाँ पर। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है। यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल है। तो यहाँ जंतुओं और पौधों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। प्रतिकूल नहीं, अनुकूल होता तो सही हो जाता, और ये भी गलत है। देखिए, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से अधिक भाग कुछ एक देशों में केंद्रित है। कौन कौन से वो देश? भारत, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया। इंपॉर्टेंट है वो तीनों रेखाएं जिन जिन देशों से होकर गुजरती हैं, उन पर प्रश्न बनते हैं ज्योग्राफी में। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? हुगो डिब्रिज ने दिया था। बहुत पूछा गया है एग्जाम्स में प्रश्न कई बार, न केवल स्टेट पीसीएस में, दूसरे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था हुगो डिब्रिज ने। फिलासफी जोलॉजिक पुस्तक लिखी लेमार्क ने। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन किसका है? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अनुवांशिकता के पिता कहे जाने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, रूस, कनाडा। ऑस्ट्रिया के। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसी कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु की खोज 1683 में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की थी और एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। मतलब वो चीज़ है, जीवाणु है, ये नाम दिया था किसने? 1829 में एहरेनबर्ग ने। और 1683 में उससे पहले उस चीज़ की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की थी 1683 में। और इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इन्हें यह नाम सबसे पहले
एहरेनबर्ग ने दिया था 1829 में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। दो कथन है यहाँ पर। विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी। कौन सा इसमें सही है? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। इवानोवस्की कहाँ के? रूस के वैज्ञानिक। कहाँ के थे इवानोवस्की? ये तक पूछा रेलवे में प्रश्न। रूस के थे। तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी, 1892 में। और विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी प्रकार विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है और क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बनाकर एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है इस पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आलू के सैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का कारक जीवाणु होता है। जीवाणु होता है या वायरस होता है या कवक होता है? जीवाणु ही होता है। ये ठीक है। दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, आलू के सैथिल रोग यानी वाइल्ड डिसीज ऑफ पोटैटो रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है और इस रोग का कारक सियोडोमोनास सोलेनीसिएरम नामक जीवाणु है। ठीक है, सियोडोमोनास सोलेनेसिएरम। और इस रोग में पौधे का जो संवहन तंत्र है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, और साइंस की प्रैक्टिस की हमने इसमें 20 प्रश्न में। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में। बिल्कुल ये ठीक है। दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, रुधिर प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा के प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण लिवर में यानी यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः जो रुधिर का थक्का है, रक्त का थक्का है, 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। ठीक है, अलग से प्रश्न बनाया इस पर, याद रखिएगा। विटामिन के का याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक, और इसका निर्माण लीवर में, प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो 20 प्रश्न थे जनरल साइंस के। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। 22 से 25 27 प्रश्न तक पूछे जाते हैं यूपीपीएससी में।